नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम अपनी वीडियोस में लगातार बिजनौर के इतिहास को आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं, तो आज हमारा सौभाग्य है कि आज हमें एक ऐसे शख्स से मुलाकात हुई हमारी जो बिजनौर के इतिहास को बहुत अच्छे से जानते हैं, जो लगातार बिजनौर के इतिहास पर काम करते रहते हैं और जिनका नाम भी बहुत है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ शकील बिजनौरी जी की, जो इतिहास पर लगातार कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि काफ़ी बुजुर्ग हैं, इनके अनुभव से हमें काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। तो आज हमारी बहुत सारी जिज्ञासाएं शांत होंगी, लेकिन सबसे पहले हम इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर इनका कैसे इनकी रुचि हुई कि ये इतिहासकार बन गए। क्योंकि इतिहास को बड़ा बोरिंग सा विषय माना जाता है, लेकिन कुछ लोगों की जिनकी उनमें रुचि होती है तो वो उनमें ही रम जाते हैं, और इतिहास को जानना, उसकी खोज करना भी बड़ा दुष्कर कार्य है। तो इन सारे सवालों के जवाब आज हम जानेंगे शकील बिजनौरी जी से। तो आइए बातचीत करते हैं। मेरा नाम शकील अहमद खान, तो वैसा नाम है घर का जी। लेकिन जो साहित्य का नाम है वो मेरी पहचान शकील बिजनौरी के नाम से है। जी जी सर, तो आप इतिहासकार कैसे बन गए? आपका साहित्य में रुचि कैसे हुई? हाँ, देखिए, साहित्य में रुचि तो मैं जिस परिवार में पैदा हुआ उसमें मेरे पिताश्री बहुत बड़े शायर थे यहाँ के, शौक बिजनौरी साहब जी। और उनकी दो नज़में उस ज़माने में ज़ब्त भी हुई थी जी। फरियाद बुलबुल के नाम से एक ज़ब्त कर ली थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और वो मतलब बहुत तीखा कलम था उनका, और उसके ऊपर उन्होंने रिमार्क भी रखा था कि अगर आपने फिर पढ़ी तो आपको जेल भेज दिया जाएगा। तो ये एक तो वो सब कुछ मुझे घर से मिला जी। फिर जो परंपराएं, यहाँ की संस्कृति, यहाँ अपना जो मामला है वो सब मेरा घरेलू है जी। और एक बात जो मुझे अपने घर से अच्छी मिली वो ये थी कि मैंने कभी अपने माता पिता के नाम से ये कुछ धर्मों की इधर उधर की बातें नहीं सुनी जी, बल्कि वो मुझसे अक्सर ये कहा करते थे कि आप सब कुछ पढ़िए और जहाँ जहाँ से अच्छा मिले वहाँ से आप ले लीजिए। अच्छाई आपके लिए है, चाहे जहाँ भी हो जी, चाहे जिस किताब में हो, लेकिन अगर अच्छाई है तो आप उसे ले लीजिए। तो आप ताज्जुब करेंगी कि उन्होंने मुझे बहुत सारी किताबें पढ़ाई, बाइबल पढ़ाई जी, उन्होंने मुझे तौरात पढ़ाई जी, उन्होंने मुझे वेदांत सार पढ़ाए जी, गीता का उन्होंने एक तर्जुमा आया था उस ज़माने में उर्दू का, बहुत अच्छा वो पढ़ाया। तो कुछ मतलब एक खुला खुला सा दिमाग हो गया और इधर उधर की बातों से हट गया। फिर दूसरी ये सबसे बड़ी बात है कि देखिए, जिस ज़मीन पर हम पैदा हुए, जहाँ पैदा हुए, वो हमारे लिए माँ ही जैसी होती है। उसकी गोदी में खेल के बड़े होते हैं जी, फूल फल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, मौज करते हैं जी, खेलते कूदते हैं, संगी साथी होते हैं, कितनी यादें होती हैं बचपन की। तो मुझे अपने बिजनौर से एक बड़ा सीधा सा लफ्ज़ है, इश्क है जी। और मैं उसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहता था और चाहता हूँ। तो वो मेरे लिए ज़रूरी था कि मैं क्या करूँ। देखिए, कविता कर लेना, कविता की किताबें छप जाना, ये सब तो है और मेरे साथ भी है, लेकिन वो मेरे लिए सेटिस्फेक्शन का काम नहीं था। मैं ये चाहता था कि मैं अपने लिए, अपने इस बिजनौर के लिए क्या करूं। तो आप को खुशी होगी इस बात को सुन के कि मेरा सारा काम बिजनौर पर ही है। मेरी जितनी किताबें आई हैं, करीब 12 के करीब किताबें आ चुकी हैं, वो डिस्ट्रिक्ट बिजनौर पर ही हैं।
मैंने लोगों से कहा कि हम जो बाहर जाके काम करते हैं, नेट पर हमारा कुछ भी नहीं मिलता। जी। हमें ऐसा लगता है हम बहुत गरीब हैं, जबकि हम बहुत मतलब सबसे ज़्यादा अमीर हैं। हमसे ज़्यादा जी कर्माश्रम हमारे पास है, विद्रुकुटी हमारे पास है, महाभारत काल के मतलब सारे अवशेष हमारे पास हैं, और सब चीज़ें हमारे पास हैं। जी, आपने यहाँ ये बातें कही तो हमने भी काफ़ी सारी स्टोरीज कवर की हैं, इस तरह की चीज़ें हमें भी देखने के लिए मिली हैं। लेकिन इसका क्या कारण है कि इतनी प्राचीन संस्कृति होते हुए बिजनौर की यह एक अच्छा पर्यटन स्थल नहीं बन पाया? जबकि आप हरिद्वार को देखिए, वो अच्छा पर्यटन स्थल बन गया है, लेकिन यहाँ पर पर्यटन का तो कोई सवाल ही नहीं है ना बिजनौर में। देखिए, अभी ये होता क्या था कि अब तक ऐसे अधिकारी बिजनौर आ रहे थे कि जिन्हें अपना ही इंटरेस्ट होता था। हम जाते उनके पास तो वो हमारी बात सुन तो लेते, हाँ साहब हम आपके लिए ये करेंगे, आपके लिए वो करेंगे, लेकिन वो बिजनौर के लिए कुछ भी नहीं करते थे। लेकिन ये जो वर्तमान में हैं उमेश मिश्र साहब जिला अधिकारी, मुझे इनसे मिलके बहुत खुशी हुई। उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि आप ये बताइए कि यहाँ क्या हो सकता है। मैंने कहा सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास जितनी धरोहर हैं, ऐतिहासिक धार्मिक धरोहर हमारे पास बहुत है जी, और सभी तरह की हैं जी। तो आप उनके लिए कुछ ना कुछ कीजिए, तो आपको सुन के खुशी होगी कि उन्होंने विद्रुकुटी है, कर्ण आश्रम है, और ये सब इस तरह की जितनी जगहें हैं उनके लिए जगह आवंटित कर दी, और उनको पर्यटन बनाने का एक पूरा इंतजाम उन्होंने कर दिया है जी। जैसे आपने अभी कहा कि यहाँ कर्ण आश्रम है, तो कर्ण आश्रम का दावा तो कोटद्वार में किया जाता है, और वहाँ बनाया भी गया है आधुनिक भीम द्वारा। वो काफ़ी पर्यटक जाते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर भी तो दावा किया जाता है, और आप कह रहे हैं कि बिजनौर में है, तो ये कैसे? क्या ये कर्ण आश्रम कोटद्वार में बना हुआ है ना, कर्ण आश्रम तो? हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपने किया, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, ये हुआ ये है जी कि कर्ण आश्रम के लिए यहाँ जब गोविंद बल्लभ पंत हमारे चीफ मिनिस्टर थे, हमारे यहाँ सारी तैयारियां हो चुकी थी। इसलिए कि देखिए, अगर आप अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ें तो उसमें बिल्कुल साफ हो जाती है ये बात कि बिजनौर ही में है ये सब चीज़ें थीं, और उसका बड़ा सीधा सा कारण आज भी मौजूद है। गंगा के उस पार हसनापुर है, गंगा के इस पार हम हैं। विदुर का यहाँ चले आना, वहाँ के कोलाहल से दूर, महाभारत के कोलाहल से दूर चले आना, ये हमारे पास ऐतिहासिक है और आज भी मौजूद है, सब चीज़ें हैं। और मेरा मानना भी यही था, और अभिज्ञान शाकुंतलम में कालिदास ने भी यही लिखा है कि गंगा और मालिनी के संगम पर स्थित था कर्ण आश्रम। यहाँ बिल्कुल ये जो हमारा ये सारा इलाका था, ये हमारा ये सारा वन क्षेत्र था, और यहाँ ही हमारे ऋषि मुनि सब रहते थे। तो वो उन्होंने वो सब मामले देखे, वो सब कुछ किया, और इसके लिए कोशिश ये हुई कि हाँ साहब ये संगम पर थे और ये बना लिया गया। लेकिन साहब जब सारी तैयारियां हो चुकी, तो जैसे जब दूध पे मलाई आ जाती है ना, तो मुझे कहने दीजिए आप कि उसमें बहुत सारी बिल्लियों को दिखने लगती है वो। तो एक आधुनिक भीम या जो भी वो थे उस समय, उन्होंने ये कोशिश की कि नहीं साहब ये तो गंगा, ये जो है मालिनी, इसके उद्गम पे था, संगम पे नहीं था बल्कि उद्गम पे था। अब दुख होता है मुझे ये बात कहते हुए कि इन बातों में
किसी तरह का पक्षपात नहीं होना चाहिए, वरना ये इतिहास के साथ धोखा होता है। ना इस तरह इतिहास को लिखना चाहिए, न इतिहासकार को जिस वक्त वो इतिहासकार लिख रहा है अपना धर्म, अपने मामले, अपना सब कुछ एक तरफ रख देना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो जी। लेकिन उस वक्त सिर्फ इतिहासकार होना चाहिए और सिंसियरिटी से उसको लिखना चाहिए। इसी तरह जब कोई उच्च स्तर पर बैठ जाता है तो उसको भी सिंसियर होना चाहिए और वो उसका मामला हो। लेकिन उस वक्त मैदानी मामले के लिए और पहाड़ी मामले के लिए एक मामला हुआ। जी जी। अब जिसके मुख्यमंत्री जी उसका जी करना आपको बिल्कुल जी। तो अच्छा सर, एक बात यहाँ आपको थोड़ा सा रोक कर मैं कहना चाहूँगी कि अच्छा कुछ प्रमुख ऐतिहासिक स्थानों के नाम बताइए हमारे जिला बिजनौर में क्या क्या हैं, ताकि हमारे दर्शकों को हमें भी जानकारी मिले। हाँ देखिए, मैं बता देता हूँ आपको। बिजनौर में अगर हम वैदिक काल की तरफ से जाते हैं, चलते हैं तो हमारे पास विद्रुकुटी है जी और वो आज भी है जी। और उसके बराबर में दारा नगर है। दारा कहते हैं स्त्री को, संस्कृत में स्त्रियों का नगर था। क्या जब ये तय हो गया था कि जो महाभारत की विभीषिका है ये किसी सूरत नहीं दबेगी। जी। कृष्ण यहाँ आए थे, किसके पास? विदुर के पास आए थे। आज भी कहा जाता है कि उनको बथुए का साग खिलाया था उनकी पत्नी ने। जी। वो रोक नहीं आए थे क्योंकि वहाँ दुर्योधन ने उनके लिए बहुत सारे भोज का इंतजाम किया था। वो उसको ठुकरा के चले आए थे और वो चाहते ये थे कि जो महाभारत की विभीषिका है ये किसी सूरत न हो। जंग कितनी भयानक होती है, हम आज भी देख रहे हैं कि जंग कितनी भयानक होती है। रूस के हमले को आप देखिए यूक्रेन पे, हाँ देख के तबीयत लरस जाती है। तो कैसा भी मन हो लेकिन उसके अंदर उस पर बड़ा असर पड़ता है। आप उसी तरह वो भी टालना चाहते थे, कृष्ण भी उसको टालना चाहते थे, लेकिन विदुर को भी अपना वहाँ से आमत्य पथ छोड़ के आना पड़ा बिजनौर और कृष्ण भी वहाँ से रूठ के चले आए और तय हो गया, निश्चित हो गया। जब ये निश्चित हो गया कि अब ये भयानक युद्ध होगा तो लोगों ने ये कहा कि इसके अंदर हमारे बीवी बच्चे जो हैं किसी सुरक्षित स्थान पर पहुँचा दें। तो सुरक्षित स्थान उनके नज़र में सिर्फ ये था कि ये जो महात्मा विदुर थे यही ऐसे थे कि जिसके ऊपर ये विश्वास किया जा सकता था कि वहाँ अपने बच्चों को, अपनी स्त्रियों को छोड़ा जा सकता है। तो सब उनके पास छोड़ गए और वो इतनी थी कि उनके लिए एक नगर बसाना पड़ा। तो ये जो दारा नगर है गंज के पास, ये स्त्रियों का नगर, ये उन्हीं स्त्रियों का नगर है। तो ये भी हमारे पास ऐतिहासिक की जगह है, ऐतिहासिक कालीन है हमारे पास। और इस तरह आप अगर और आगे आए, जैन काल में आए तो जैन काल के ज़माने में भी बहुत कुछ फैलाव हुआ यहाँ जगह जगह। ये जो बढ़ापुर है नगीने से आगे, यहाँ एक जगह है वो आज भी किले के नाम से मशहूर है। वहाँ आज भी जैन कालीन मूर्तियाँ निकलती हैं और बहुत जैन कालीन, बहुत जो सब चीज़ें हैं वो आज भी वहाँ बहुत सारी हैं। और भी कई जगह है, पाडला है और कहीं जगह मैं गया हूँ तो तय कर देता है कि ये जैन काल का भी यहाँ मामला रहा है और गुप्त काल का भी रहा और लोगों का भी रहा। वो एक मतलब जिसके अंदर समय अभाव होता है तो वो बहुत लंबी बात है। तो आप ये समझ लीजिए, उससे हम आगे आते हैं तो मुग़लों का राज था, मुग़लों का राज आया तो उस ज़माने के भी हमारे पास कुछ निशानियां यहाँ मौजूद हैं। जैसे जहानाबाद
जहानाबाद के अंदर भी आजकल बहुत खूबसूरत उनके मज़ारात हैं और चीज़ें हैं, समझे, वो देखने योग्य हैं। तो वो सब अब बहुत अच्छी चीज़ें आज भी उस काल का प्रमाण देती हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन आप अगर देखिए, ये एक लंबी फहरिस्त है जी जी। अगर हम इसे देखें तो ये एक लंबी फहरिस्त है। सेन द्वार है हमारे यहाँ, वो भी ऐतिहासिक जगह है। सेन द्वार तो वो अब उसे मतलब अपभ्रंश है, वो बात भाषाओं का जब गड़बड़ेशन होती है आगे चलते हुए तो वो सेन द्वार हो गया है, वरना वो सेना द्वार था। और ये वो जगह थी जहाँ महाभारत के लोग बैठते थे। तो और वो ऋषि उनको सिखाते थे सब कुछ। तो बस वो भी ऐतिहासिक जगह है जी। तो जैसा हमें बताया कि बहुत सारी ऐतिहासिक जगह हैं, अगर हम ऐतिहासिक जगहों की बात छेड़ें तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। अच्छा सर, आप यहाँ मैं ये चाहूँगी कि अब इतिहास से विमुख हो रहे हैं लोग, तो उन लोगों के लिए एक संदेश दीजिए छोटा सा। किसमें जिगर मुरादाबादी का शेर याद आ गया है जी। वो शेर से भी अपनी बात शुरू करूं जी। उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। तो आने वाली पीढ़ियों को मैं सबसे ये चाहता हूं कि आने वाली पीढ़ियों को मोहब्बतें सौंपिए, उन्हें देश से मोहब्बत करना सिखाइए, उन्हें अपनी तरक्की करने से मोहब्बत करना सिखाइए, उन्हें अपने परंपराओं से मोहब्बत करना सिखाइए, अपनी संस्कृति से मोहब्बत करना सिखाइए जी। मोहब्बतों की तरफ लौटे लोग, क्योंकि आप भी देख रही हैं और मैं भी देख रहा हूँ, लोग कुछ नफरतों की तरफ लौट गए हैं। अच्छी बात नहीं है, वो एक खराब बात है। उस तरफ न जाके लोग मोहब्बतों की तरफ आए जी। और मेरे ख्याल से तो फिर कभी बात कर लेते हैं, क्योंकि बड़ी लंबी बात हुई जाती है। मैं अपनी बात को यहीं विराम देना भी चाहता हूँ। एक काम जरूर करें जो माँओं की जिम्मेदारी है। देखिए, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनी जाए कि उस जमाने में, इस जमाने में हम क्या है कि अभी तक हमने अंग्रेजी अब हमारे पेट से जुड़ गई, एक ग्लोबल लैंग्वेज है जो हर जगह सारे मुल्कों में बोली जाती है। तो हमारी एजुकेशन अंग्रेजी की तरफ भाग गई, तो वहाँ पेट भरने के लिए रोटी मिलती है, लेकिन इसके भी नुकसान हिंदी का हुआ, उर्दू का हुआ। तो माँओं की जिम्मेदारी ये है कि वो बेशक उन्हें अंग्रेजी पढ़ाएं, बेशक उन्हें सब कुछ बहुत अच्छा बनाएं जो भी बना रही हैं, लेकिन अपने घर में उन्हें हिंदी पढ़ाएं, उन्हें संस्कृति, उनके मोबाइल छीन लें उनसे जी। और उनकी दादी नानी के पास जिस तरह हुआ करता था मामला, उनको लेके बैठें और उनको हिंदी पढ़ाएं, उनको मामला करें। जो भी हमारे यहाँ की लैंग्वेज है वो उनकी माएँ करें और उनमें मोहब्बत भरें। ये भी जिम्मेदारी माँओं की है जी। लोग क्या क्या भर रहे हैं इसे बिल्कुल दिमाग से झटक दें। वो सिर्फ अपने बच्चों में मोहब्बत भरें और देश प्रेम भरें। उन्हें जो हमारे यहाँ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उनकी कुर्बानियाँ याद करके दिखाएं। तो बस ये बात बहुत अच्छी है। टी.एस. इलियट ने एक जगह कहा था कि अगर आप मुझे अच्छी माँ दें तो मैं आपको पूरा एक राष्ट्र दे सकता हूँ, पूरी एक नेशन दे सकता हूँ जी। तो आपने मुझे ये मौका दिया, मेरी बात को दूसरों तक पहुँचाने की बात आपने की, आपका बहुत बहुत आभार। आपका बहुत बहुत आभार। तो देखिए, हमने शकील जी से बात की और इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई। और हम सभी जानते हैं कि माँ का जो भूमिका होती है एक बच्चे के व्यक्तित्व के विकास में, तो उसी बात को शकील जी ने यहाँ रखा है और हमने आपकी इनसे बातचीत कराने का प्रयास किया,
क्योंकि इतिहासकार हैं, बुजुर्ग हैं, अनुभव भी बहुत है, तो अगर बातचीत लेके बैठे तो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन हमने संक्षिप्त में ये बातचीत रखने का प्रयास किया है। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा होगा। नमस्कार, धन्यवाद।